हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश मलिक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन शॉट सीरीज फॉर जेईई एंड नीट में सेंटर ऑफ मास के टॉपिक की, जो कि मैं पूरे एक वीडियो में सेंटर ऑफ मास में कवर होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं सारे आपके कवर करवाने वाला हूं। आई नो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, बट ट्रस्ट मी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी था और आप लोगों के लिए ही एक सरप्राइज आने वाला है, प्लान किया हुआ है और कुछ महीनों में आपका वो सरप्राइज आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है। एंड आज हम बात करने वाले सेंटर ऑफ मास की। तो अभी हम फिजिक्स का एक फेज खत्म कर चुके हैं, मैकेनिक्स का पार्ट 1 कह सकते हो आप उसको, जिसमें हमने बेसिक काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ मोशन की बात करी थी। अभी तक हम बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर पार्टिकल की। अब हम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स पर आगे बढ़ेंगे और ये काफी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। इसको आप मैकेनिक्स 2 के नाम से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वेयर ऑल मासेस ऑफ द सिस्टम्स आर सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सो बेसिकली अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरी एक बॉडी है जिसका मास है m1 और ये मेरी एक बॉडी है जिसका मास है m2, तो एक सिस्टम ऑफ बॉडीज है। तो अगर मुझे इन दो बॉडीज को सब्स्टिट्यूट करना हो किसी एक बॉडी से, तो हम उस पॉइंट पर किस पॉइंट पर उस बॉडी को अज्यूम करें। तो लेट अस से कि अभी हम उस बारे में बात नहीं करें कि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आएगी, इसके डिस्टेंस की वैल्यूज क्या आएगी, वो हम थोड़ा रुक के डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ एक बात करेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अगर ये m1 m2 है, अगर मैं कह देता हूँ कि m1 इक्वल्स टू m2 है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस इनके बीच में आ जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे आता है, इसकी बातें हम आगे करेंगे। अभी आप याद रख लो कि बीच में आता है और ये पॉइंट हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिर मेरी एक ही आप मान लीजिए कि हमारा सॉलिड स्फीयर है। तो कोई भी अगर यूनिफॉर्म बॉडी होती है, जो यहाँ पर लिखा है फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडीज। तो ये मेरा एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इसका, और इसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर हम वहां करेंगे जहां इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। तो ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा इसका? जो इसका मेन सेंटर है, दैट इज दिस, लेट अस से दिस इज सी। तो ये जो सी है यही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म बॉडी के लिए होता है। जैसे कि ये मेरा एक आप मान लीजिए सॉलिड आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कुछ यहाँ लाया करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी सेंटर ऑफ मास क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स। तो बेसिकली के अगर मेरे पास पार्टिकल्स हैं तो उनको हम दो मेनली कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम और एक होता है कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो पहले बात करते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम की, मतलब दोस काइंड ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स विद सम सेवरल इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मेरे पास लेट अस से mi पार्टिकल्स है, i पार्टिकल्स हैं एंड i इज फाइनाइट, मतलब हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बाकियों को काउंट नहीं कर सकते, बस इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये टू पार्टिकल सिस्टम हो गया, लेट अस से इसका मास m1 है, ये m2 है, ये टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। ऐसे एक ट्रायंगल मान लो, एक ये और एक ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, राइट। तो ये इस टाइप के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और लेट अस से इसका मास m1 है, m2 है, m3 है। क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं इस वीडियो में, बिकॉज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवाना चाहता हूँ। एंड जब हमारी एक पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का 1 वीडियो सीरीज का, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूंगा और बीच बीच में जेईई एडवांस के क्वेश्चंस इन्हीं सीरीज के बीच में भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, जो कि है कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये है दोस काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच ऑल पार्टिकल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म एन एक्सटेंडेड बॉडी। मतलब कि एक मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनको मैंने कुछ यूनिफॉर्मली शेप में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो एक एक्सटेंडेड बॉडी बन गए। जैसे कि ये मेरा एक क्या कहते हैं स्फीयर है और इसमें मेरे बहुत सारे पार्टिकल्स थे जिनको मैंने कुछ
स्फेरिकल अरेंजमेंट में क्रिएट किया, 3D वे में सोचने की कोशिश करो, और उससे मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म स्फीयर आ गया, ऐसे ही एक ये मेरे पास एक कोन आ गया, ऐसे एक मेरे पास एक ये क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब बात करते हैं मास मोमेंट की। तो मास मोमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है बेसिकली इट इज फॉर अ गिवन पॉइंट ऑफ मास, इट्स मास मोमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस पॉइंट। बेसिकली मास मोमेंट होता क्या है? मास मोमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि हर एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि हमें सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, वो होता है हमारा मास मोमेंट। तो किसी भी पार्टिकल की बात करूं, अगर ये मेरा एक मास है m, जो कि ऊपर प्लेस किया गया है, और ये एक मेरा पॉइंट है p, जिसका रेडियस डायरेक्शन वेक्टर है r, तो डिनोट किया जाता है मास मोमेंट को z से, z वेक्टर कह सकते हो। तो z वेक्टर फॉर मास m इज गिवन एज मास इनटू रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बेसिकली, ठीक है। तो आई होप मास मोमेंट का फंडा आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट्स। तो वही बात आ गई, अब कैसे हमें कैलकुलेट करना। तो देखो यहाँ पर है कि इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास आई पार्टिकल्स है और आई इनके पोजीशन वेक्टर्स होंगे, तो हम समीशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल्स टू जीरो वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ऐसे आप सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वेयर दिस एम आई इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। चलिए बात करते हैं कि फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये लेट्स से मेरा मास है m1 और ये मेरा मास है m2, और ये जो दो पार्टिकल्स है मेरे, ये लेट्स से कि r डिस्टेंस से मैंने सेपरेट कर रखे हैं, ठीक है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो मैं कैसे करूंगा। तो लेट्स से इस पॉइंट पर, लेट्स से यहाँ मेरा सेंटर ऑफ मास है और ये मेरा डिस्टेंस मान लो r1 है, राइट, और यहां से मेरा डिस्टेंस मान लो r2, m2 का डिस्टेंस, राइट। तो यहां पर मैंने अपना सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लिया, राइट। तो अब मुझे लिखना है यहां पर मास मोमेंट का सम। तो देखो डायरेक्शंस मानने आपको, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो मास मोमेंट ऑफ m1 z1 लेट्स से वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू, अगर देखो तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -r1, राइट। डायरेक्शन इस वेक्टर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता है बेसिकली, ठीक है। जो ये आपका सिर्फ एक वन डायरेक्शन की बात हो रही है, राइट। तो फिर बात करते हैं z2 की। तो z2 क्या हो जाएगा, m2 टाइम्स प्लस r2, राइट। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट, आई कैन राइट z net should be equals to 0, that is z1 plus z2 should be equals to 0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा -m1r1 प्लस m2r2 should be equals to 0। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है कि m1r1 is equals to m2r2, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब बात करते हैं कि मेरे पास एक और इक्वेशन कहां से आएगी, क्योंकि वेरिएबल r1 और r2 है, हमें कैलकुलेट करना है r1 और r2 के लिए, तो दो इक्वेशन का होना भी जरूरी है। तो दूसरी इक्वेशन है कि जो डिस्टेंस है r1 प्लस r2, क्या ये r के बराबर नहीं है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, राइट, दैट इज m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2 और r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम, इस रिजल्ट को आप लोग याद भी रख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेईई मेन में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था और लगभग हर पेपर में क्वेश्चन था। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं कि r1 क्या हो जाएगा। तो r1 हो जाता है, ध्यान से देखना, m1 r अपॉन m1 प्लस m2, राइट।
और R2 हो जाता है M2R अपॉन M1 प्लस M2। राइट, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में होगी। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये मैंने आपको 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बताया। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की। तो लेट्स से कि ये मेरे y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। राइट, और ये मेरा मास m1 है, ये मेरा मास m2 है और ये मेरा मास m3। और इसके पोजीशन वेक्टर्स अगर आप बात करें, मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। फिर से देखो, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, थोड़ा फ्री एंड ड्राइंग है, प्लीज बेयर विद मी। ये आपका R1 पोजीशन वेक्टर है, यहां से ये आपका R2 पोजीशन वेक्टर है और यहां से ये आपका R3 पोजीशन वेक्टर है। लेट्स से ये R3। ठीक है, ये इनके M1 का पोजीशन वेक्टर R1, M2 का पोजीशन वेक्टर R2 और M3 का पोजीशन वेक्टर R3 है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, RCM अगर हो तो उसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं कि M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मैंने कैसे लिखा वो ध्यान से देखना कि टोटल मास इनटू RCM मस्ट बी इक्वल्स टू नेट मास मोमेंट्स। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। राइट, तो ये आपका हो गया ZCM और ये हो गया Z टोटल, तो दोनों इक्वल होने चाहिए थे ताकि आप जीरो कर सकें। तो ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। इसका प्रूफ जो है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में सेंटर ऑफ मास का, तब मैं इसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि भैया आपने पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में दे दिया। अब आगे बात करें कि अगर मेरा ये M1 है, इसका पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, M2 के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और M3 के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 और z3। तो इस केस में आपके अगर सेंटर ऑफ मास कोई कोऑर्डिनेट्स x c y c और z c, सो आप कैसे निकालोगे x c y c और z c को? तो उनका रिजल्ट डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि x c हो जाएगा हमारा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो क्या मैं इसको जनरलाइज और एंड यहां पर लिख सकता हूं कि सिमिलरली फॉर y एंड z, y c एंड z c। ठीक है, तो अगर मैं ये यहां पर लिख सकता हूं तो मैं क्या जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं इस आंसर को, तो मैं लिख सकता हूं जनरली। ठीक है, तो अगर हमें RCM लिखना है और हमारे पास I पार्टिकल्स है तो हम यहाँ लिखेंगे MIRI। राइट, एंड ये वेक्टर्स है यहाँ पर, और यहाँ से हो जाएगा MIRI और I इज इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाय MI और I इज इक्वल्स टू 1 to n। एंड सिमिलरली अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं XC के, तो यहाँ पर R की जगह X आ जाएगा और ये सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स आप सबको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को कवर कराना चाहता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए। आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की। तो अगर मेरे पास ये एक मेरी एक यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म भी ना हो, एक्सटेंडेड बॉडी, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटेंडेड बॉडी, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, एक्सटेंडेड बॉडी है। ठीक है, और इसका मास है m। ओके, तो मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लेना है। कैसे लिखोगे, क्या करो, सेंटर ऑफ मास पहले तो अज्यूम कर लो कहीं पर, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहां से अब जाओ r डिस्टेंस पर और एक छोटा सा पार्टिकल हो dr विड्थ का, ठीक है, जिसका मास हो dm। ठीक है, तो इस केस में आप
या डीआर को छोड़ो, डीआर कैलकुलेट कैसे करते हैं बाद में बात आएगी, इसको छोड़ दो अभी। सिर्फ मान लो कि सिर्फ डीएम है आर डिस्टेंस पर जाने के बाद। ओके, तो अब मुझे लिखना है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आर सी एम, इस केस में क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर, राइट, और इसका इंटीग्रल ओवर दिस होल बॉडी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। ठीक है, तो अब इंटीग्रल ऑफ डीएम तो हमें पता है कि इसका टोटल मास ही होगा, तो मैं जनरलाइज करके अगर इसको लिखूं तो ये हो जाएगा आर सी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। इस तरीके से आप लोग कोई भी अगर एक्सटेंडेड बॉडी है उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे बात करेंगे कुछ बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हमें याद रखना है। तो पहली ही बॉडी है हमारी सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म हाफ रिंग। तो यूनिफॉर्म हाफ रिंग के लिए जो कि हम इसका अभी बात करते हैं कि इसकी प्रूफ की, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज ये वन शॉट सीरीज और आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्ड करनी बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, तो प्रूफ जो है हम करेंगे जब हम चैप्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखोगे, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां से अब बात करूं कि ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, क्योंकि अगर आप एक्स डिस्टेंस पर बराबर डिस्टेंस पर जाओगे, एक्स एक्सिस पर बराबर डिस्टेंस पर जाओगे दोनों साइड, तो यूनिफॉर्म मास आपको मिलेगा। बट अगर आप वाई एक्सिस पर बराबर डिस्टेंस पर जाओगे अपोजिट और नेगेटिव साइड पर, तो ऊपर तो कुछ ना कुछ मास है, ये है ना। बट अगर आप सेम डिस्टेंस पर नीचे जाओगे तो नीचे तो कोई मास है ही नहीं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पर ही वेरी करेगा, क्योंकि वहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर लेट अस से कि ये मेरा वाई डिस्टेंस पर जाने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो मुझे यहाँ पर अगर वाई लिखना है, ये कर्सर का है ये रहा, तो वाई लिखना है, तो वाई को हम लिखेंगे यहाँ पर 2r/पाई। कैसे आया अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान क्या रखना है कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि इसका भी सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर वेरी करेगा, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, और ये वाई एक्सिस पर वेरी कर रहा है, तो वाई की वैल्यू आती है यहाँ पर 4r/3 ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हॉलो हेमिस्फीयर है, तो सेम कॉन्सेप्ट से इसका भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पर ही जाएगा। इस केस में वाई की वैल्यू जो आती है वो काफी इजी है याद रखने के लिए, जो कि है r/2, राइट। आगे बात करते हैं कि अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, मतलब भरा हुआ है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी सेंटर ऑफ मास में, तो वाई हो जाता है 3r/8, राइट। ये सब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है, जो कि मैं आपको क्विकली आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर बात करते हैं हॉलो कोन की, तो लेट्स से मेरा हॉलो कोन है जिसकी हाइट है h, राइट। तो इस केस में अगर y डिस्टेंस पर जाकर के मुझे सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, तो y की वैल्यू इस केस में जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी 2h/3, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर मेरा सॉलिड कोन है, तो सेम मेरा हाइट h का कोन है, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे y की वैल्यू लिखनी है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो y इस केस में जो है वो हो जाता है हमारा 3h/4, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज है, कुछ जनरल फॉर्मूलेज है जो कि आप लोगों को याद रखने, क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्सट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि एक मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और फिर मैंने उसमें से तोड़ के कुछ अलग कर लिया, फिर क्या सेंटर ऑफ मास हो। तो एक कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये मेरा एक डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस r था, और लेट अस से कि जो सेंटर है, राइट, ये C1 है, और हमने क्या किया कि r/2 रेडियस का एक डिस्क कट कर लिया जो कि सेंटर C2 था, जिसका ये C2 है, और हमने कट कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C1। तो C1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, और कुछ नहीं दिया हुआ, इतनी ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है।
जो कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये मेरा लेट्स से कि इसका जो मास डेंसिटी है वो क्या होगी, सरफेशियल मास डेंसिटी होगी, बिकॉज ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, तो मास डेंसिटी इसकी मान लो सिग्मा। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करेंगे इसकी मास की। तो लेट अस से कि लेट अस अज्यूम टोटल मास ऑफ दिस डिस्क was m, कैपिटल M, राइट। तो बात कर लेते हैं कि ये जो येलोइश पोर्शन है इसका मास m1 और ये जो व्हाइट पोर्शन है जो कट कर लिया है इसका मास है m2। ठीक है, तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है तो हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो कि है सेंटर ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ मास मोमेंट। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि लेट अस से कि अगर आप देखो कि अगर यहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो कट किया गया तो कुछ ना कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में लेट अस से ये सम डिस्टेंस d जो है ये शिफ्ट हो गया और ये नया सेंटर ऑफ मास हो गया, क्योंकि इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास C1 पे रहेगा, राइट। तो बात करते हैं कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे m1 को। m1 क्या हो जाएगा हमारा कि दिस मास डेंसिटी सिग्मा इनटू दिस एरिया, ये एरिया अगर A1 है और ये A2 है तो इंटू A1, सिग्मा इंटू A1। तो बात करते हैं A1 को कैसे निकालोगे। तो A1 को कैसे निकालेंगे हम, टोटल एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर है, सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर टोटल एरिया है, माइनस कर देंगे इस छोटे वाले डिस्क का एरिया दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 4, आर बाय 2 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा मास m1, राइट। तो m1 आ जाएगा मेरा सिग्मा इंटू 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4, राइट। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर अगर हम बात करें कि m जो है उसको हम सिग्मा पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। तो मैं यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 3m/4 m1 को। तो यहाँ से सिंपली मुझे पता है कि m1 प्लस m2 अगर m के इक्वल है तो m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/4। तो मेरे पास मास आ गए दोनों। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है कि ये तो Z1 हो जाएगा और ये हो जाएगा Z2। तो अब Z1 लिखेंगे तो Z1 हो जाएगा मेरा m1 इंटू दिस डिस्टेंस d, राइट। तो Z1 आ गया। अब Z2 कितना हो जाएगा m2 इंटू r बाय 2, राइट। तो यहां से मेरे पास Z1 और Z2 आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली Z1 को Z2 के इक्वल कर देना है। तो Z1 हो जाएगा m1 इंटू डी दैट इज 3m/4 इंटू डी और Z2 हो जाएगा m/4 इंटू डी इंटू r बाय 2, राइट। तो यहाँ से m से m गया और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से d जो है वो हो जा रहा है r बाय 6 के इक्वल। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद भी रख सकते हो, जनरलाइज रिजल्ट है, बट मैं कहूंगा कि आप इस मेथड को याद रखो क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मेथड लगाना है। सबसे पहला क्या करना है हमें कि मास कंसिडर करना है, टोटल मास। फिर हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का मास कंसिडर करना है जो कि कट कर लिया और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाता है सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। बेसिकली मास डेंसिटी इंटू इट्स एरिया और वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन के कैसा ऑब्जेक्ट है। और फिर हमें इनका मास मोमेंट लिखना है और दोनों को इक्वेट कर देना है और फिर हमें आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एडिटिव ऑब्जेक्ट्स का, सेंटर ऑफ मास ऑफ एडिटिव ऑब्जेक्ट्स, जिसमें मैंने आपको एक कोन दिया है और एक आपका हेमिस्फीयर। ये हो गया आपका कोन और ये हो गया आपका हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड कोन है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप लोगों को कंसिडर कर लेना होता है, ठीक है। तो सेम हमारा हाइट h है, राइट, और इसका जो रेडियस है कोन का और हेमिस्फीयर का वो सेम है r के इक्वल। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है फाइनल कितना होगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, सेम एज
सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है, दोनों के सेंटर ऑफ मास आपको कंसिडर कर लेने वाई और वाई, और फिर लेट अस से कि अगर ये नीचे मास ऐड किया है तो सेंटर ऑफ मास नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और मान लो डिस्टेंस डी है, तब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को खुद से एक बार मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको एप्लीकेशन पर फोकस करना है। तो मान लीजिए कि इनकी जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो रो है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ रो सेम है, कोन की भी सेम है और स्फीयर की भी रो है। तो ये अब आपका होमवर्क है जिसको आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मैं इसका आंसर बता दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास हम आरसी अगर लिखें, बेसिकली आरसी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डैश डैश अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। अगर मैं कहूं कि इनके पर्टिकुलर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट r1 है, r2 है, r3 है एंड सो एंड सो फोर्थ, तो change in the displacement, basically displacement change in the position of the center of mass कितना हो जाएगा, जो वो हो जाएगा डेल्टा आरसी वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमें वेलोसिटी पता है dr बाई dt होता है और एक्सेलरेशन पता है dv बाई dt होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट से हम vc और ac लिख सकते हैं, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। डैश 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 क्या शो कर रहा है आपका, और पार्टिकल जितने भी आपको ऐड करने हैं आप उनका कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। बात करते हैं कि अगर हमें एक अब अगला जो टॉपिक है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं चाहता मैं उस टॉपिक को इस वीडियो में क्लब कर सकता था, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, आप यहां तक अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, और नहीं भी है तो मैंने वीडियो डाली हुई है बेस्ट बुक्स फॉर जे एडवांस एंड जे मेन्स, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देखो और आपका जो बुक है कोई भी आप एक रेफरेंस मटेरियल ले लीजिए और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगला चैप्टर है मोमेंटम कंजर्वेशन का एंड कोलिजन, जो कि हम करने वाले हैं, और हम इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आप लोगों को आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स हर जगह हर एक चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।